आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि हम किसी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बट उसने हमें ये नहीं बताया कि हम किस डायरेक्शन में इस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं और किन किन कंडीशंस के अंदर हम इन एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, जिसने कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस को पार किया था। तो देखिए, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट्स आती हैं। एक आती है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एक आती है क्लॉजियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलती है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस that operate on a cycle to receive heat from a single reservoir and produces a net amount of work। ये स्टेटमेंट क्या बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी डिवाइस को जब हम हीट दे रहे हैं और उससे कुछ वर्क ले रहे हैं तो उस वर्क की जो एफिशिएंसी होगी वो 100% एफिशिएंसी देगा। ये पॉसिबल नहीं है। अब इस जो स्टेटमेंट को है मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास देख रहे हैं कि दो बॉडीज़ हैं। एक जो है हमारे पास हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, जिसे मैंने नाम दिया है हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर और लो टेम्परेचर रिजर्वोयर। तो और ये जो हमारा बीच में है वो इंजन है। केल्विन प्लैंक की जो स्टेटमेंट थी वो बेसिकली इंजन के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, तो अब जब हम इंजन को हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं Q1, तो इंजन कुछ वर्क करेगा। जो इंजन के द्वारा वर्क किया जाएगा वो 100% तो नहीं होगा, कुछ उसमें लॉसेस होंगे। तो उस लॉसेस के कारण कुछ हीट इंजन के बाहर निकल जाएगी। तो जो इंजन ने वर्क डन किया वो होगा हमारा इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q1 अमाउंट ऑफ हीट जिसमें ज़्यादा है और Q2 में अमाउंट ऑफ हीट कम है, तो हमारा वर्क डन होगा Q1 माइनस Q2। अब हम बात करेंगे कि एफिशिएंसी। केल्विन प्लैंक ने इंजन की एफिशिएंसी को किस तरह से डिफ़ाइन किया था? एफिशिएंसी जो होती है हमारी इंजन की वो होती है, एफिशिएंसी हमें पता है कि होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अभी इसमें जो है आउटपुट क्या है? आउटपुट होती है इसमें W, जो उसने वर्क डन किया, जो हमने इंजन से वर्क किया वो उसकी आउटपुट है, दैट इज़ Q1 माइनस Q2। और इनपुट में जितनी हमने हीट कितनी दी थी Q1, तो इनपुट में आ जाएगा हमारा Q1। तो इसमें हमारी एफिशिएंसी बनती है, इसको हम रीराइट भी कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं हम Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसे मैंने अलग अलग करके लिखा है, Q1 के नीचे Q1, Q2 के नीचे Q1। तो ठीक है, तो यहाँ से Q1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे हमारा आएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये हमारी जो है एफिशिएंसी आती है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगली स्टेटमेंट की बात करते हैं, वो है हमारी क्लॉजियस स्टेटमेंट। अब क्लॉजियस स्टेटमेंट हमारी क्या बोलती है? क्लॉजियस स्टेटमेंट बोलती है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस दैट operates in a cycle and produces no effect other than the transfer of heat from lower temperature to higher temperature body. It means that heat cannot flow from hot body to cold body। इसकी क्लोजिस की स्टेटमेंट ये बोलना चाहती है कि जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी हीट होती है वो कैसे ट्रैवल करती है, वो करती है ट्रैवल कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी हीट हमारी ट्रांसफ़र करती है, बट जब हमारी हीट जो है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी तभी ट्रांसफ़र होती है जब हम कोई एक्सटर्नल वर्क उसके ऊपर करते हैं, तभी जो हमारी हीट है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र होती है। अब क्लोजियस स्टेटमेंट को हम बहुत आसानी से समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से।
ये जो क्लोजर स्टेटमेंट थी वो मेनली एक रेफ्रिजरेटर हो गया उसके लिए यूज़ की जाती है और एक हीट पंप उसके लिए यूज़ की जाती है। अब रेफ्रिजरेटर का क्या काम होता है? रेफ्रिजरेटर जो होता है एक पर्टिकुलर स्पेस को ठंडा करता है, मतलब वो उस स्पेस से हीट को निकाल लेता है। लेट Q2 हीट उसने उस स्पेस से निकाली और उसके ऊपर रेफ्रिजरेटर ने वर्क किया एंड वर्क करने के बाद वो हीट उसने एटमॉस्फेयर में उसने वो हीट को डिसिपेट कर दिया। तो अब हम जैसे कि देख रहे हैं कि इससे सोर्स से वो हीट को निकाल रहा है और उस हीट को फिर उसके ऊपर वर्क करके उस हीट को एटमॉस्फेयर में फेंक रहा है और यहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है। रेफ्रिजरेटर जो है उस प्लेस से हीट को तो निकाल लेता है और उस प्लेस को ठंडा कर देता है, पर जो वो इस हीट को निकालता है वो रेफ्रिजरेटर की बैक साइड में ही उस हीट को देखा जा सकता है। जो रेफ्रिजरेटर की बैक साइड होती है वो बहुत ही गर्म होती है क्योंकि वो इस हीट को बाहर निकाल के एटमॉस्फेयर पे डिसिपेट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह जो हीट पंप होता है, जैसे हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे जो है लोग वो हीट पंप का यूज़ करते हैं। हीट पंप का वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो कम होता है और जो रूम को टेम्परेचर होता है उसे हमें रूम का टेम्परेचर भी कम होगा। एटमॉस्फेयर का जो कम टेम्परेचर होता है उस एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से हम हीट को लेते हैं और उस हीट का यूज़ करके हम हीट पंप से वर्क करवाते हैं और रूम को हम गर्म करते हैं। रूम को गर्म करते हैं क्योंकि वो एरिए जो होते हैं इतने ठंडे होते हैं कि वहाँ पर जो है बहुत ही ठंड होती है। तो उस ठंड के कारण वहाँ के लोग जो हैं वो हीट पंप का यूज़ करते हैं। हीट पंप का वहाँ के लोग यूज़ करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है तो यहाँ पर लोग एसी का यूज़ कर लेते हैं, पानी को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर लेते हैं, रूम को ठंडा करने के लिए एसी का यूज़ कर लेते हैं। बट जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है लोग हीट पंप का यूज़ करते हैं। तो हीट पंप किस क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है लो टेम्परेचर उससे हीट को लेकर वो हीट पंप उसके ऊपर वर्क करता है और वो वर्क जो है वो उस रूम को हीट करने में हेल्प करता है। अब जैसे हमने हीट इंजन देखा था जो हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में, उसमें हम हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालते हैं। इसमें भी हम इसकी रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी निकालेंगे और हीट पंप की एफिशिएंसी निकालेंगे, बट इसमें एफिशिएंसी नहीं बोलते हैं हम, इसमें हम एक टर्म आती है उसे हम बोलते हैं COP, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को निकालते हैं। तो जो COP होती है रेफ्रिजरेटर की वो होती है इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। तो अभी यहाँ पे आउटपुट क्या है, यहाँ पे आउटपुट है जो ये यहाँ पे जो इसने हीट निकाली है क्योंकि इस प्लेस को ठंडा करना था, और Q2 अपॉन और इस हीट को निकालने के लिए कितना वर्क किया है इसने, वो इसका इनपुट होता है। उसी तरह जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है हीट पंप का, वो हमारा किसके इक्वल होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, तो आउटपुट इसमें क्या होगी, इसमें आउटपुट होगी कि रूम को ठंडा करने के लिए, ये देखो जो रूम को गर्म किया है हमने, इस टाइम लो टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर में हमने कन्वर्ट किया है, तो रूम को गर्म करने का जो टेम्परेचर था वो हमारा आउटपुट आएगा और इनपुट में हमारा जो हमने उसके ऊपर वर्क किया। ठीक है, तो अब जो हमारे इसमें दोनों में रिलेशन भी एक बनता है। अब देखिए यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं Q1 को कि Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2 हम लिख सकते हैं क्योंकि इसने जो वर्क किया है, इस वर्क को इस हीट के ऊपर वर्क किया है तो ये हीट आई है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 लिख सकते हैं फ्रेंड्स।
तो इसी का सारा खेल है। अब देखो, अब ये जो हमारा Q2 है वो क्या हो जाएगा, Q2 इजकल टू Q1 माइनस W। Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, और W वर्क डन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे वर्क डन की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी Q1 माइनस Q2। अब इस वर्क डन की वैल्यू को हम नीचे वाले COP जो रेफ्रिजरेटर का निकाला था उसमें हम भर देते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू COP इज इक्वल टू Q2 अपॉन W की वैल्यू क्या निकाली थी, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो हमारी Q1 है, यहाँ पे भी हम इस साइड में भी हम लिख सकते हैं, जो W की वैल्यू हमने क्या करी थी Q1 माइनस Q2, और ये वैल्यू कहाँ से आई थी, ये हमने यहाँ से निकाली थी। तो अब Q1 माइनस Q2 इस W में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ये जो हमारा है वो हमारा है COP ऑफ हीट पंप, दैट इज इक्वल टू, अब हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो हम यहाँ से हम Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें दी हुई है Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। तो अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, W अपॉन Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ओके, अब W की वैल्यू क्या थी, W की वैल्यू थी हमारे पास Q1 माइनस Q2, तो हम इसमें पुट कर देते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ओके, और ये हमारा है COP ऑफ हीट पंप। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा हमारा 1 एंड ये हो जाएगा प्लस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 है, ये तो हमारी COP है रेफ्रिजरेटर की, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर है हमारी Q2 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ओके, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, तो लास्ट में हम कंक्लूजन क्या निकाला, जो हमारी COP ऑफ हीट पंप होती है वो इक्वल टू होती है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, इज दैट द COP ऑफ द हीट पंप इज ग्रेटर देन यूनिटी ऑफ द COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। थैंक यू, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।